हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एईएस पीजीटी फिजिक्स 2015 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 5 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 50 यानी कि टोटली इस पार्ट में हम ये पूरा कंप्लीट पेपर फिनिश कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन एनकाउंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, इट्स सब्सिक्वेंट मोशन विल बी, यानी कि उसका मोशन किस प्लेन में होगा वो हमें डिस्कस करना है, वो हमें बताना है। अब देखो, कंसिडर करते हैं कि हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ई। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो क्यू वी क्रॉस बी फोर्स उस पर लगेगी, और जो फोर्स लगती है वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी के भी और परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के भी। अब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स डायरेक्शन में है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस इधर है, ये वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जेड एक्सिस आ रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। अब जब वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने क्या बताया, जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड आएगी, मतलब बाहर की तरफ आएगी, जेड एक्सिस में आएगी फोर्स। ठीक है, जो वो जेड एक्सिस में आएगी तो इस तरह से, मतलब ये समझना बाहर की तरफ एक सर्कल बना रहे हैं और इस तरह से वो सर्कल अपना कंप्लीट करेगा। यानी कि जो सर्कल वो बना रहा है वो किस प्लेन में बना रहा है, देखो वाई एक्सिस तो ऊपर की तरफ है, लेकिन वो जो सर्कल बनेगा वो बनेगा एक्स जेड प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 41 का वो रहेगा ऑप्शन ए सर्कल इन एक्स जेड प्लेन। वैसे मैं आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट ये बताता हूँ कि देखो, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे यहाँ पर थी वाई डायरेक्शन में, तो जो सर्कल वो कवर करेगा, सर्कल क्या होता है, एक 2D सरफेस होता है, सर्कल 2D प्लेन में होता है सर्कल। तो जो सर्कल होगा वो किस प्लेन में होगा, तो बस आप ये ध्यान रखो, मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में, तो इसको छोड़ करके जो एक्सिस बची उस प्लेन में सर्कल बनेगा, यानी कि वाई को छोड़ के बचा क्या हमारे पास, एक्स और जेड। तो हमारा जो सर्कल होगा वो किस प्लेन में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में। इस चीज़ का ध्यान रखना। एक और होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो जो अगर कोई पार्टिकल थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करेगा तो वो इस तरह का हेलिकल पाथ कवर करता है, आपने पढ़ा भी होगा, हेलिकल पाथ होता है। और जो आप ये देखो हेलिकल पाथ में बना रहा हूँ, इसमें जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। तो जो सर्कल बन रहा है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा। तो जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में थी, जो सर्कल बना है वो किस प्लेन में बनेगा, एक्स जेड प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ध्यान रखना, यूनिफॉर्म स्पीड है तो उनका क्या होगा, पहले मैं आपको बताता हूँ। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक केस हमें गिवन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल इस इंस्टेंट पर यहाँ पर है, तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो उसमें होगी, और उस पार्टिकल का देखो यूनिफॉर्म स्पीड है, इसका मतलब ट्रांसलेशन डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि ट्रांसलेशन वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कैसे है, स्पीड, सॉरी, ट्रांसलेशन जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी स्पीड अगर सेम है तो ट्रांसलेशन जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो। और जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है, mv²/r। और अगर मैं फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिखूँ तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, v²/r। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। यानी कि एक्सीलरेशन के अगर हम AC की बात करें, AC वेक्टर की बात करें तो वो वेरिएबल होगा, लेकिन AC का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। वैसे तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सीलरेशन अगर कोई पूछता है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है क्या वो कांस्टेंट है, नहीं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है, वो हमेशा सेंटर की तरफ होगी, या कह लो कि माइनस रेडियस आर वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होती है। तो इसमें एक रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन। क्यों, क्योंकि रेडियस के अलोंग है इसलिए हम इसको रेडियल एक्सीलरेशन बोल रहे हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा कि पार्टिकल में क्या होगा, पार्टिकल में एक होगी ट्रांसलेशन स्पीड और एक होगा रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, और ट्रांसलेशन स्पीड का अगर आप डायरेक्शन देखो तो स्पीड का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, कि उसकी ट्रांसलेशन वेलोसिटी भी होगी और रेडियल एक्सेलरेशन भी उसका रहेगा कुछ ना कुछ। और अगर मान लीजिए
यूनिफॉर्म स्पीड ना कहता, अगर मान लीजिए पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, तो ऐसे में उसका ट्रांसलेशन एक्सीलरेशन भी होता और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होता, जो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऐसे में नेट एक्सीलरेशन होता AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है E इक्वल टू 8 I कैप 4 J कैप 3 K कैप। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका सरफेस एरिया 100 यूनिट है और वो जो प्लेन है वो XY प्लेन में है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो वो होता है E डॉट A। अब A एरिया वेक्टर है, यहाँ पर ध्यान देना, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो मान लो कि आपके पास, पहले मैं XY प्लेन बना देता हूँ, लेट ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस। तो XY प्लेन क्या होगा, इस तरफ ऐसे। ठीक है, और सरफेस एरिया हमें गिवन है 100 यूनिट। तो जब आप एरिया वेक्टर लिखते हो ना, तो उसमें दो चीज़ें आती है, किसी भी वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है, यानी कि अगर ये सरफेस XY प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो Z एक्सिस में रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो हम कितना लिखेंगे, 100, तो उसका हो गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या आएगी, Z एक्सिस में है, तो हम लिखेंगे K कैप। यानी कि एरिया वेक्टर यहाँ पर कितना हो गया, 100 K कैप। ध्यान रखना, जिस भी प्लेन में आपका एरिया लाई कर रहा हो, एरिया वेक्टर यानी कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहे हो, तो नॉर्मल वेक्टर आपकी स्क्रीन का किस तरफ होगा, आपकी तरफ बाहर, आउटवर्ड, और नॉर्मल होगा आपकी स्क्रीन के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो हो जाएगा 8 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 3 K कैप। इसका डॉट मल्टीप्लाई करना है हमें किसमें, एरिया वेक्टर में, जो कि मैंने आपको बताया 100 K कैप है। आई होप कि आपको डॉट प्रोडक्ट आता होगा। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि आई वाले की आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की के वाले के साथ। अब यहाँ पर देखो, और दूसरा आपको ये भी पता होगा आई डॉट के, यानी कि कोई भी नॉर्मल वेक्टर है, अगर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो कितना आता है, 0। तो आप आई डॉट के करोगे तो 0 आ जाएगा, जे डॉट के करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन के डॉट के कितना होता है, के डॉट के होता है 1। तो इसका मतलब बाकी दोनों कंपोनेंट से तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा हमें के कैप की वजह से। तो 3 इंटू में 100 और के डॉट के कैप कितना आता है, ये होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 यूनिट, यानी कि ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, जितने भी आप प्रीवियस ईयर करोगे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर ये पूछ लिया जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसका सेम है, किसका सेम नहीं है। आप DSS भी देखो, केवीएस देखो, एनवीएस देखो, सब में ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पूछा है कि किसका डायमेंशन डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन, किसका डायमेंशन सेम नहीं है। तो पहले बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। तो प्रेशर का अगर डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, फोर्स का होता है एम मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब MLT-2 डिवाइड बाय L का स्क्वायर, यानी कि ML-1T-2। ये किसका होगा, प्रेशर का। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम लेते हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर ही तो है, स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर। और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L अपॉन में L, यानी कि स्ट्रेस हो गया फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन हो गया डेल्टा L अपॉन में L। अब आप ये देखो, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, तो जो स्ट्रेस होगा वो क्या है, प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला भी उन्होंने निकाला। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, सेम ML-1T-2। इसका मतलब प्रेशर और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। सी पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अगर आप EMF देखो किसी बैटरी का, तो आप उसको हमेशा वोल्ट में मेजर करते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हीट और पोटेंशियल एनर्जी। देखो कोई भी एनर्जी हो, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी लो, पोटेंशियल एनर्जी लो, वर्क डन लो, या सिंपली हीट एनर्जी लो, कोई भी एनर्जी अगर आप ले रहे हैं, तो उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो पोटेंशियल एनर्जी का ही निकालना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mgh। m मतलब मास, g LT-2 और h L, तो ML²T-2। आप हीट का निकालोगे ML²T-2 ही आएगा, वर्क डन का भी ML²T-2 आएगा, काइनेटिक एनर्जी का भी ML²T-2 आएगा।
तो इसका मतलब इन दोनों का भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। बचा क्या अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमारा आंसर यही होगा। बाकी चेक कर लेते हैं। फ्लक्स, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ई डॉट ए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अपना फोर्स अपॉन चार्ज लिख सकते हो इनटू में एरिया, यानी कि फोर्स का ml स्क्वायर, सॉरी ml_t-2 अपॉन में कोलाम को आप लिख सकते हैं I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में T। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इंटू में टाइम, यानी कि एम्पियर, और टाइम मतलब T इंटू में एरिया यानी कि L स्क्वायर। तो यहाँ से फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा, ml³ T-3 और a⁻⁻1। ये तो हो गया फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला। और डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब Q इंटू में 2a मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी कि -Q और +Q दोनों चार्ज हैं, उनके बीच में सेपरेशन 2 है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होगा Q इंटू 2a। Q मतलब चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाए, एम्पियर a इंटू में ये डिस्टेंस है यानी कि सेपरेशन मतलब L, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आएगा L इंटू में a मतलब एम्पियर है, ध्यान रखना। तो आप देखो दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला डिफरेंट है, और ये तो पूछा था कि किसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हेन अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, आप बाहर से उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी एबिलिटी, इट्स एबिलिटी टू गेट मैग्नेटाइज इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो इसको हम काई कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। जिसकी जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी वो उतना ही ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग ससेप्टेबिलिटी। ठीक है। परमिएबिलिटी एक्चुअली उसको रेसिस्ट करता है मैग्नेटाइज होने को, कि वो जितनी ज़्यादा परमिएबिलिटी मतलब उतना कम वो मैग्नेटाइज हो पाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एडियाबैटिक प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, गामा है स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो देखो आपको ये तो पता होगा पीवी की पावर गामा कितना होता है, कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ, पीवी की पावर गामा क्या होगा, कांस्टेंट होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक। ठीक है। अब आपको पता है पीवी इक्वल टू RT भी होता है, एन की वैल्यू में 1 ले लूँ। तो अगर मुझे ये इक्वेशन, अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में चाहिए तो कैसे लिखेंगे, मैं V को रिप्लेस करूँगा। तो V को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, R एक कांस्टेंट है, T अपॉन में प्रेशर, तो R T अपॉन में P की पावर कितना आ जाएगा, गामा, और ये कांस्टेंट, तो P, और यहाँ पर देखो T की पावर गामा और प्रेशर की पावर कितनी हो जाएगी, गामा, और बाकी जो R की पावर गामा है उसको इधर लाओगे तो वो कांस्टेंट ही हो जाएगा, उससे में कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो ये कितना हो जाएगा, P, ये ऊपर जाएगा 1 माइनस गामा इंटू में टेम्परेचर की पावर गामा। तो प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में आप देखोगे तो फॉर्मूला बनता है P 1 माइनस गामा इंटू में टेम्परेचर की पावर गामा। और यहाँ पर अब अगर मुझे मान लीजिए यही इक्वेशन चाहिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, मैं प्रेशर को रिप्लेस करूंगा टेम्परेचर से। तो यहाँ से आप देखो, आप प्रेशर को क्या लिख सकते हो, प्रेशर को आप लिख सकते हो RT अपॉन में V। तो प्रेशर को लिखा RT अपॉन में V इंटू में V की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। R को आप इस तरफ लाओ, फिर से वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये बचेगा T अपॉन, ये पावर 1 है, यहाँ पर पावर गामा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो गामा -1 होगा। तो गामा -1 मतलब टेम्परेचर इंटू में V की पावर गामा -1 क्या होगा, फिर से कॉन्स्टेंट हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। पहला PV कांस्टेंट नहीं होगा इसमें, वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। TV की पावर गामा नहीं, गामा -1 आएगा। तो आप देखो ऑप्शन डी में आपको दिख भी रहा होगा TV की पावर गामा -1, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा -1 नहीं, PV की पावर गामा। तो बेसिकली आपको ये 3 रिलेशन ध्यान रखना है, एक तो PV की पावर गामा कांस्टेंट होता है, दूसरा टेम्परेचर इंटू V की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है, तीसरा प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर की पावर गामा कांस्टेंट होता है। ये तीनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस में आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब ऑफ एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो आपको बताना है कि जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगी। तो आपने डैम्प ऑसिलेशन में देखा होगा, हम लेते हैं फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करती है वेलोसिटी पर, और फिर लिखते हैं उसको -BV के बराबर, क्योंकि जो वेलोसिटी है ये
जो भी हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा उसके एम्पलीट्यूड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए कि फोर्स डायरेक्टली वी पर डिपेंड करेगी। वी मतलब क्या है, एक तरह से वेलोसिटी। ये किसकी वजह से आता है, विस्कस मीडियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं और उनके बीच का सेपरेशन है आर। लेट Q1 और Q2 है, सेपरेशन आर। तो फोर्स उनके बीच में कितनी लगेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको मैं सिंपली अभी के लिख रहा हूँ, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में आर। लेकिन के यहाँ पर लिखना नहीं चाहिए क्योंकि के हमें यहाँ पर कैपिटल के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है। तो चलो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू में Q2 अपॉन में आर। एक्चुअली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम स्मॉल के कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इन चार्ज को क्या कर रहे हैं, हम किसी दूसरे मीडियम में ले जा रहे हैं, लेकिन इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने चेंज नहीं करा, सेपरेशन भी चेंज नहीं करा। हाँ, जिस मीडियम में पहले रखे थे अब वो मीडियम चेंज कर दिया, और इस मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है के। तो आपको बताना कि अब जो इनके बीच में फोर्स लगेगी वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ना चल कर एप्सिलॉन एम चलेगा, मीडियम की जो भी परमिटिविटी रही होगी, Q1 इंटू में Q2 अपॉन में आर। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो आप एप्सिलॉन को ऐसे लिख लो 3 बार, ई और यहाँ पर लगा दो इक्वल टू का साइन, यहाँ पे लिखो ओ, यहाँ पे लिखो आर, यहाँ पे लिखो एम, ओ राम। अब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, ये होता है ई एम अपॉन में ई नॉट, और इसी को हम बोलते हैं के। यानी कि के क्या होता है, के होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर यूनिट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एम अपॉन में ई नॉट। अब यहाँ पर देखो एफ डैश अपॉन एफ, अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, तो एफ डैश कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये फोर्स मतलब उस पर्टिकुलर मीडियम में हम दिखाना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन में, ये देखो आर का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पर भी आर का स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है फोर्स, डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में, सेपरेशन सेम है आर स्क्वायर, तो ये पूरा पोर्शन कटेगा, 4 पाई से 4 पाई हटा दो, तो एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू कितना आएगा, ई नॉट अपॉन में ई एम। ये क्या है, वैक्यूम है फोर्स, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर मीडियम में एफ डैश जो हमने फोर्स एफ एम या एफ एम डैश एज्यूम करी है, वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एप्सिलॉन एम इनटू में जो फोर्स वैक्यूम में थी। अब आप ये देखो कि ई नोट अपॉन ई एम किसके बराबर होगा, तो ई एम अपॉन ई नोट के बराबर है, तो ई नोट अपॉन ई एम कितना होगा, 1/k। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो दूसरे मीडियम में फोर्स आएगी वो होगी 1/k टाइम्स जितनी फोर्स पहले थी चार्ज के बीच में, यानी कि 1/k टाइम्स वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो रहेगा ऑप्शन बी, डिक्रीज बाय के टाइम्स। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1/k टाइम डिक्रीज हो जाती है। एक्चुअली ये क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट में आप पढ़ते होंगे कोलम्ब्स लॉ के बाद, कि जो फोर्स होगी किसी दूसरे मीडियम में वो 1/k टाइम डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड इट्स फ्रीक्वेंसी इज सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव, या हाफ होगी, या √2 टाइम्स होगी, या डबल होगी। देखो अगर मान लीजिए स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या है, कि वो वेव जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव ना कर रही हो, स्टेशनरी वेव को भी स्टैंडिंग वेव कहती है। कब फॉर्म होती है, मान लीजिए एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी वेव इस तरफ आ रही है, तो जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप करेगी तो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब अगर मैं ये एक तरह से प्रोग्रेसिव वेव है, इसकी इक्वेशन लिखूँ, लेट से y1 इक्वल टू है a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, लेट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है किसी इंस्टेंट पर वो है y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ठीक है। अब इन दोनों की वजह से लेट एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा y1 प्लस y2, यानी कि आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो देखो यहाँ पर a तो सेम होगा दोनों में, तो आप लिख सकते हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस में sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे sin a माइनस बी और sin a प्लस बी का, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2a cos के एक्स इंटू में sin ओमेगा टी। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है y, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो नेट फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वेव का,
और आप ये देखो, जब भी वेव में साइन में प्लस माइनस ओमेगा टी आ रहा हो, के मतलब ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स हो, तो वो रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेसिव वेव को, ठीक है, जो वेव ट्रेवल कर रही हो। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा टी नहीं आ रहा, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्टैंडिंग वेव को। स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रही होगी ये। स्टेशनरी वेव कब बनी है? जब दो प्रोग्रेसिव वेव को एक तरफ एक साथ ओवरलैप करवाया गया है। तो यहाँ पर जो वेव बन रही है, आप ये देखो साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। इनिशियली दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? ओमेगा। फाइनल जो वेव बन रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा है। तो इसका मतलब दोनों की ही सेम फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कि जो स्टैंडिंग वेव बनी है, किन से बनी है? दो प्रोग्रेसिव वेव को ओवरलैप करवा करके। तो जो दोनों वेव्स की, जो दो प्रोग्रेसिव वेव्स थी, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी, रिजल्टेंट वेव जो होगी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही रहेगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन बायपोलर ट्रांजिस्टर द वैल्यू ऑफ बीटा इज 99। तो आपको बताना है कि अल्फा कितना होगा। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। 1/α इक्वल टू होता है 1/बीटा प्लस 1/1 अल्फा इक्वल टू 1/बीटा प्लस 1। आप बीटा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, या अल्फा की वैल्यू रखो, बीटा की मिल जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, आपके पास तीन मोड होता है, कॉमन एमिटर, कॉमन ट्रांजिस्टर और कॉमन बेस। तो अगर मैं अल्फा, बीटा और गामा लिखूँ तो अल्फा क्या होता है? अब देखो यहाँ पर अल्फा क्या होता है? करंट का रेशो होता है। किसके करंट का रेशो मुझे नहीं पता, पता करेंगे अभी। देखो कैसे, बहुत सी बार ये क्या होता है कि बच्चे भूल जाते हैं कौन किसका रेशो होता है, कौन किसके करंट का रेशो होता है एक्चुअली। तो हमने क्या करा, तीनों में आई लिख लिया। अब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या आएगा? देखो अल्फा बराबर, अब आप क्या करो, इसको याद रखो, सी ई बी को, इसको दो बार रिपीट करो, सी सी ई ई बी और बी। यानी कि अल्फा रेशो होता है आई सी अपॉन आई ई, बीटा रेशो होता है आई सी अपॉन में आई बी, और गामा रेशो होता है आई ई अपॉन में आई बी। जैसे यहाँ पर कॉमन कलेक्टर करंट और एमिटर करंट आ रहा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉमन बेस को। कॉमन बेस को, यानी कि जो अल्फा होता है वो कॉमन बेस में करंट गेन होता है। बीटा किस में होगा? तो यहाँ पर सी और बी दोनों आ रहा है, एमिटर नहीं आ रहा, तो ये होता है कॉमन एमिटर को रिप्रेजेंट करेगा ये। और यहाँ पर देखो ई और बी आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कॉमन कलेक्टर को, कॉमन कलेक्टर। तो आप ये चीज़ तो जरूर ध्यान रखें कि अल्फा किसके बराबर होता है? आई सी अपॉन आई, बीटा बराबर होगा आई सी अपॉन आई बी के, और गामा इक्वल टू होता है आई अपॉन आई बी के। दूसरा, जो दोनों करंट में, तीनों करंट में रिलेशन होता है वो क्या होता है? जो एमिटर करंट होगा आई ई, वो बराबर होगा आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है। सपोज करो मुझे ये भी नहीं पता कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो कैसे निकालें? अब देखिए, अल्फा इक्वल टू कितना होता है? आई सी अपॉन आई, और बीटा इक्वल टू कितना होता है? सी अपॉन बी। तो अगर मुझे यहाँ से एक रिलेशन बनाना है अल्फा और बीटा में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर इन इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो, जो एमिटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का समेसन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा, बीटा और गामा में कैसे रिलेशन निकाला जाए, क्योंकि फिलहाल तो वैसे तो हमें सिर्फ बीटा और अल्फा में चाहिए, बट इवन अगर आगे कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको कर पाओगे, इतना चीज़ अगर आप सीख लो तो। अब आप ये देखिए कि अल्फा किसके बराबर है? अल्फा इक्वल टू है आई सी अपॉन में आई ई के, आई सी अपॉन में आई ई। तो आई सी को आई सी रहने देते हैं, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी प्लस सी। अब इसको इस तरफ ऐसे ले आते हैं, आई सी आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी, तो इक्वल टू कितना होगा? 1/अल्फा के। दोबारा बता दो, देखो इसको आप इधर ले आओ और इसको इस तरफ, तो आई बी प्लस आई सी अपॉन आई सी इक्वल टू 1/अल्फा हो गया। अब आई बी अपॉन आई सी प्लस आई सी अपॉन आई सी इक्वल टू किसके बराबर है? 1/अल्फा के। अब आई बी अपॉन आई सी किसके बराबर होगा? आई बी अपॉन आई सी, आप देखो आई बी अपॉन आई सी बराबर होगा 1/बीटा के। तो यहाँ पर आ गया 1/बीटा, ये हो गया 1 और ये हो गया 1/अल्फा। ये चीज़ तो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि 1/अल्फा इक्वल टू कितना होता है? 1 प्लस में 1/बीटा। तो एक तो आप ये याद रखना। इसी से आप ये भी लिख सकते हो कि 1/अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा, यानी कि अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा। ठीक है। एक्चुअली आप ये याद रखो, बाकी आप दोनों खुद बना लोगे। अगर आप बीटा निकालना चाहो तो बीटा के लिए क्या आपको करना क्या पड़ेगा? 1/अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1/बीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा कितना हो जाएगा? 1/बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा?
अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। तो अगर बीटा दिया तो अल्फ़ा आप ऐसे निकालो, या फिर अगर अल्फ़ा दिया तो बीटा कैसे निकालोगे, अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो हो गया अल्फ़ा बीटा के बीच में कहानी। अब गामा के बीच में रिलेशन निकालते हैं। गामा कैसे निकालें, तो देखिए गामा में क्या है, आई अपॉन आई बी आना चाहिए, एमीटर अपॉन बेस। अब इस इक्वेशन का डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे हम, आई ई इक्वल टू किसके बराबर है, आई बी प्लस आई सी के। अगर मुझे गामा चाहिए तो मुझे बेस में क्या चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, बेस करंट। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं आई बी से। इक्वेशन जब ये 1 है तो इसको इक्वेशन 1 को डिवाइड करो बाय आई बी से, तो इधर हो जाए आई अपॉन में आई बी इक्वल टू आई बी अपॉन आई बी प्लस आई सी अपॉन में आई बी। तो ये आई अपॉन आई बी क्या है, गामा है, और यहाँ पर आई बी अपॉन ये आई बी है, तो ये 1 प्लस आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर होगा, तो आई सी अपॉन आई बी किसके बराबर है, बीटा के। तो गामा इक्वल टू कितना हो गया, 1 प्लस बीटा। तो ये भी एक और रिलेशन आ गया हमारे पास, गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा। तो ये हो गया गामा बीटा में रिलेशन, ये बीटा अल्फा में। अगर अल्फा और गामा में रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, अभी इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे हम आई से। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय आई ई, क्या फ़ायदा होगा अभी पता लगेगा। देखो यहाँ पर ये आई ई अपॉन आई ई इक्वल टू आई बी अपॉन में आई ई प्लस में आई सी अपॉन में आई ई। तो आई अपॉन आई, ये तो 1 हो गया। आई बी अपॉन आई सी, आई बी अपॉन आई सी किसके बराबर होगा, एक्चुअली यहाँ पे आई बी अपॉन आई ई है, तो आई बी अपॉन आई ई, यानी कि यहाँ पर देखो गामा किसके बराबर है, आई ई अपॉन आई बी के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में गामा प्लस आई सी अपॉन आई किसके बराबर है, अल्फा के बराबर। तो एक ये रिलेशन हमारे पास बन गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू 1 है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, मैं बाकी काम यहाँ करता हूँ। 1 माइनस अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन गामा के। तो गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन हो गया करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर एंड करंट गेन इन कॉमन बेस। ये रिलेशन था करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर और बीटा क्या, करंट गेन इन कॉमन एमीटर। तो लगभग हमने सब रिलेशन फाइंड कर लिए हैं, अब क्वेश्चन करना बाकी है। तो जिन जिन फॉर्मूले पर मैंने स्टार मार्क किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, गामा इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, और अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन। देखो अल्फा बीटा का अलग अलग याद मत करो, ये बस याद कर लो कि 1 अपॉन अल्फा बराबर होगा 1 प्लस में 1 अपॉन बीटा के। उसी से आप अल्फा बीटा में रिलेशन निकाल सकते हो। गामा और बीटा में गामा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, और गामा अल्फा में गामा इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको बीटा गिवन था और निकालना था अल्फा, तो किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले का। देखो अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा कितना 99 प्लस में 1 अपॉन में 99, यानी कि 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 99 से, तो आएगा 1.01, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप कि ये सब रिलेशन डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको लगा है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या चीज़ नई सीखी है। थैंक यू एवरीवन एंड बाय, कीप स्टडिंग। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी का पॉजिटिव फिजिक्स 2015 का सॉल्यूशन।